हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ द चैप्टर थर्ड लेवल। जैसे कि हमने इसमें अभी तक देखा था कि किस तरीके से जो चार्ली है वो एक डक्ट वाले डोर में से निकल के वो एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। उस टाइम पे उसको लगता है कि जैसे कि वो वापस से सेकेंड लेवल पे आ गया है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में ये उसका थर्ड लेवल है। तो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. अब वो वहाँ के एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, वो बताता है कि वहाँ पे एक छोटा सा रूम है, कुछ बूथ्स बने हुए हैं वहाँ पे। वैसे ही वहाँ पे फ्लोर पर ब्रास स्पिटूल्स रखे हुए हैं। स्पिटूल्स का मतलब होता है एक ऐसा मतलब ब्रास का वो होता है दान जैसा, जिसमें आप स्पिट कर सकते हो, थूकते हो। दैट इज़ नोन एज स्पिटूल्स ऑन द फ्लोर। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। और जब उस स्टेशन पे वो वॉक कर रहा था तो अचानक से, ग्लिंट का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, किसी लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है इसकी आंखों पर पड़ता है। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। तो अब ये समझ में आया कि वो जो मैन था वो अपनी वेस्ट पॉकेट से गोल्ड की वॉच निकाल रहा था, तो वो रिफ्लेक्शन उस गोल्ड की वॉच का था। बेटा, वेस्ट का मतलब होता है गारमेंट वॉर्न ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज़ नोन एज वेस्ट, जो कमर पर पहना जाता है कैसा कुछ ड्रेस। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट। वो क्या करता है कि वो अपने पॉकेट में से, मतलब वो उस आदमी की बात कर रहा है जिससे हमने वेस्ट से गोल्ड वॉच निकाला था, वो अपनी वॉच निकालता है, उसका कवर खोलता है। एंड अ ब्लैक 4 बटन सूट, सॉरी, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट। वो पॉकेट से वो वॉच निकालता है, खोलता है और वॉच में देखता है। एंड फ्रॉन्ट का मतलब होता है यहाँ पे डिसअप्रूव ऑफ, मतलब जैसे कि वो जो टाइम एक्सपेक्ट कर रहा था वो टाइम उस टाइम था नहीं। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच। अब ही वोर अ डर्बी हैट, बेटा डर्बी का मतलब होता है बाउलर हेड, मतलब एक ऐसी हेड जो बाउल शेप की होती है, दैट इज़ नोन एज अ डर्बी हेड। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स, एक ब्लैक कलर का जिसमें कि 4 बटन है वो सूट्स पहना हुआ है जिसमें टाइनी लैपल्स हैं। एक्चुअली ये जो लैपल्स होते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑन ईच साइड ऑफ अ कोट। कोट में देखा है ना, वो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, दैट इज़ नोन एज लैपल्स। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेच। अब वो उसके मुस्टेच को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो एकदम बिग है, ब्लैक कलर के हैंडल बार। हैंडल बार किसी चीज़ का स्टीयरिंग होता है ना, मुड़ा हुआ सा, तो दैट इज़ नोन एज हैंडल बार। तो बता रहा है कि उसकी मुस्टेच जो है काफ़ी बड़ी है, ब्लैक कलर की है और पीछे की तरफ मुड़ी हुई है। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. अब वो बता रहा है कि अब जब वो अपने आसपास देख रहा है तो उसको ये फील होने लगता है कि यहाँ पे जो सब लोग हैं वो जैसे कि 18-19 सेंचुरी में ड्रेसअप किया रहते थे, बिल्कुल वैसे दिख रहे थे। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. वो बता रहा है कि वहाँ पे जो सब लोग थे उनके पास साइड बियर्ड्स भी थी, साइड बर्न्स भी थे। साइड बर्न्स मतलब ये जो अपने ईयर के पास, मतलब कान के पास जो हल्के से बाल निकले हुए रहते हैं ना नीचे की तरफ, दैट इज़ नोन एज साइड बर्न्स। और काफ़ी फैंसी मुस्टेच सब लोग रखे हुए थे। इसके पहले सब लोग रखते ना, इतनी बड़ी बड़ी घुमावदार, दैट इज़ नोन एज फैंसी मुस्टेच। और उसने ऐसी मुस्टेच जो है अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखी थी, तो जिसको देख के वो समझ में आ रहा था कि वो 18-19 सेंचुरी के लोग हैं वहाँ पर। अ विमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. अब वो यहाँ पे एक विमेन को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि शी वॉज वॉकिंग थ्रू द ट्रेन गेट से वो निकल रही थी। शी वोर अ ड्रेस, वो एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसमें लेग ऑफ मटन स्लीव्स थे। लेग ऑफ मटन स्लीव्स का मतलब होता है ऐसी स्लीव्स जो ऊपर से लूज़ होती हैं एकदम बलून्स टाइप और आगे जाके आपके आर्म पे फिट हो जाती हैं, दैट इज़ नोन एज लेग ऑफ मटन स्लीव्स। And skirts to the top of her high button shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive and very small carrier and Eve's locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. अब फिर वो अचानक से नोटिस करता है, मतलब लोकोमोटिव यहाँ पे इंजन्स की बात की जा रही है ट्रेन के, कि वहाँ पे छोटे से कुरियर और ईव्स लोकोमोटिव्स भी हैं जो फनल शेप के हैं। एंड देन आई न्यू. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced
एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। एंड देन आई न्यू का मतलब है यहाँ पे मतलब वो समझ रहा था, मतलब उसको लगभग श्योर हो गया था कि वो पीछे टाइम पर पहुँच चुका है, 18-19 सेंचुरी में पहुँच चुका है। अब इसी चीज़ को श्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। वो एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है, न्यूज़ बॉय मतलब जो न्यूज़पेपर्स सेल करते हैं उनके पास जाता है, और वो उन स्टैक ऑफ पेपर्स को देखता है जो उसकी फीट के पास पे रखे हुए थे। स्टैक का मतलब होता है बेटा जो एक के ऊपर एक चीज़ रखी रहती है ना, पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ नोन एज स्टैक ऑफ पेपर्स। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़न बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। अब जो ये द वर्ल्ड है, द वर्ल्ड जो है वो न्यूज़पेपर का नाम है, जैसे कि हमारे यहाँ दैनिक जागरण, अमर उजाला होता है, वैसे उस टाइम पे इस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। और वो समझ जाता है क्योंकि जो द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर है वो तो काफ़ी सालों से वो पब्लिश नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। वो बता रहा है लीड स्टोरी मतलब जो फ्रंट पेपर पे स्टोरीज होती है वो किसी प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम है क्लीवलैंड। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सेंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। अब जब वो उसका फ्रंट पेज देखता है तो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स का मतलब है यहाँ पे कि जो ऊपर हेडिंग्स वगैरह डली रहती है ना, कि न्यूज़पेपर का नाम हो गया, डेट हो गया, समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे जो डेट लिखी हुई थी वो थी June 11, 1894। नाउ हियर इट इज़ कन्फर्म्ड फॉर हिम दैट कि ये जो अभी वो पहुँच चुका है, जिस स्टेशन पे वो है, वो एक्चुअली टाइमिंग से पहले पहुँच चुका है, जो कि 19th सेंचुरी है, 1890s। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. अब जब वो ये न्यूज़पेपर देख लेता है फिर वो टिकट काउंटर पे जाता है, वही थर्ड लेवल के ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल के टिकट काउंटर पे। वो टिकट्स ख़रीदना चाहता था, मतलब ऑब्वियसली वो टिकट्स खरीद के लूसिया मतलब कि उसकी वाइफ और वो कहीं पे भी यूनाइटेड स्टेट्स में उन टिकट से ट्रैवल कर सकते थे। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 tickets टू गैल्सबर्ग, इलिनॉइस। अब वो उसको 2 tickets चाहिए थे गैल्सबर्ग के लिए। गैल्सबर्ग कहाँ है? यहाँ पे इलिनॉइस पे। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन still, with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the trees। अब वो यहाँ पे मतलब बात कर रहा है गैल्सबर्ग की, कि वो बहुत ही सुंदर टाउन है जहाँ पे बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं, लॉन्स बहुत बड़े बड़े हैं, ट्रेमेंडस ट्रीज़ मतलब काफ़ी ह्यूज ट्रीज़ हैं जिनकी ब्रांचेस जो हैं ऊपर जाकर मिल जाती हैं। मतलब 2 ट्रीज़ अगर ये हैं तो ऊपर जाके मिलके वो लोग एक रूफ़ बना लेती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, एंड रूफ द स्ट्रीट्स मतलब वही स्ट्रीट्स पे आप जा सकते हो और स्ट्रीट्स के ऊपर एक तरीके का रूफ बना हुआ है जो लेफ़्ट और राइट साइड की ट्रीज़ मिलकर बना लेते हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग्स। अब वो 1894 की बात कर रहा है, जो समर की इवनिंग्स होती हैं वो दुगनी हो जाती है नॉर्मल डेज। जैसे ठंडी में होता है ना कि दिन कम हो जाते हैं लेकिन छोटे हो जाते हैं दिन, लेकिन जो गर्मी में है दिन जो है बढ़ जाते हैं, बड़े रहते हैं। तो वैसे वो बता रहा है कि इन 1894 समर की जो इवनिंग्स थी वो बाकी टाइम से दुगनी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट देयर ऑन देयर लॉन्स, द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस। अब वो बता रहे हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं शाम के टाइम पे कि जो लोग बाग होते हैं वो अपने लॉन्स में आके बैठ जाते हैं, जो आदमी होते हैं वो सिगार स्मोक कर रहे होते हैं और धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं, जो विमेन हैं वो दे वर वेविंग पाम लीफ फैंस। पाम की जो लीव्स होती हैं, पाम ट्री जो होता है ना उसकी जो लीव्स होती है उससे फैंस बनाए जाते थे, तो उसको वो हिलाती रहती थी हवा करने के लिए। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड World War II ओवर 40 years इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर डैट। तो यहाँ पे जो चार्ली है वो वहाँ पर जाना चाहता है। नाउ द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर। अब यहाँ पे जो क्लर्क है वो फिगर द फेयर का मतलब है वो 2 tickets का जो अमाउंट है उसको फेयर यहाँ पे बोला गया, वो उसको कैलकुलेट कर रहा है।
और फिर वो अचानक ही चार्ली की जो फैंसी हेडबैंड है, हेड जो पहना हुआ था चार्ली, उस पर एक फैंसी बैंड लगा हुआ था, उसको देखने लगता है। शायद इसलिए क्योंकि उस ज़माने में वैसे फैंसी बैंड्स नहीं हुआ करते थे, तो उसको वो इसलिए घूर रहा था। लेकिन फिर भी वो जो फेयर है वो कैलकुलेट कर लेता है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। और एक तरफ का उसके पास उतना अमाउंट था चार्ली के पास। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। अब जैसे ही वो उसको पैसा दे देता है काउंट करके, तो वो जो क्लर्क रहता है वो चार्ली को देखने लगता है, स्टेयरिंग एट मी। ही नॉडेड एट द बिल्स एंड सेड, दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड। अब वो बिल्स को देखता है कि कितना क्या फेयर हुआ है, और फिर वो चार्ली को बोलता है कि ये पैसा नहीं है। अब वो पैसा क्यों नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे जो नोट्स हुआ करते थे 1890 सेंचुरीज़ में, वो जो नोट्स थे वो अभी के नोट से काफ़ी बड़े हुआ करते थे, और अभी जो हैं वो जो नोट्स है वो चेंज हो चुके हैं। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। और यहाँ पे वही टिकट काउंटर वाला जो आदमी होता है वो उसको बोलता है कि आर यू ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन मतलब क्या तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और वो अपने काम में लग जाता है, मतलब किसी कैश ड्रॉर को देख रहा है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन बिग एज द मनी एज वी यूज़ नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। अब वो यहाँ पे समझ जाता है कि ऑब्वियसली उस टाइम पे जो मनी के नोट्स यूज़ किए जाते थे वो पुराने स्टाइल के थे, और अब जो है वो चेंज हो चुके हैं, पहले के नोट के साइज़ से बिल्कुल अब हाफ हो चुके हैं। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। वो मुड़ता है और जल्दी से भाग जाता है। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था। वो यहाँ पे जेल की बात कर रहा है कि जेल ना तो अभी अच्छे होते हैं, ना ही पहले 1894 में अच्छे हुआ करते थे। एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। बस उतना ही था, और वो उसी रास्ते से वापस आ जाता है जिस रास्ते से वो अंदर की तरफ गया हुआ था। Now, next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. अब वो यहाँ पे बता रहा है कि अब वो वहाँ से बाहर निकल आया है, थर्ड लेवल जो ग्रैंड सेंट्रल का था वो वहाँ से बाहर निकल आता है। अब वो दूसरी दिन की बात कर रहा है जब उसके ऑफिस में लंच आवर होता है। वो $300 निकालता है बैंक से, नियरली ऑल वी हैड, वो बता रहा है लगभग उसके पास बस उतना ही है। और वो एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और वो उन नोट्स को, उन $300 को पुराने करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। डैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसकी वजह से उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड काफ़ी टेंस था कि इसने ऐसा क्यों किया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। वो बता रहा है कि अगर आपको ओल्ड करेंसी चाहिए है तो आप किसी भी कॉइन डीलर से उसको परचेज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब प्रीमियम देना पड़ता है। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। अब उसने दिए तो $300 थे, लेकिन प्रीमियम भरने की वजह से उसको $200 से भी कम मिलता है रिटर्न में। बट आई डिडंट केयर, बट उसको फ़र्क नहीं पड़ा। एग्स वो 13 सेंट्स अ डज़न इन 1894। अब वो बता रहा है कि उस ज़माने में अगर आपको एक डज़न एग्स को बाय करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ 13 सेंट्स में मिल जाया करते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। अब देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि अब जब दोबारा से वो वही कॉरिडोर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो कि उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे लेकर जा रहा था, काफ़ी कोशिश के बाद भी उसको वो कभी थर्ड लेवल कभी अब मिला ही नहीं। लूशिया वॉज प्रिटी वरीड when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore। अब जब वो ये सारी बातें अपनी वाइफ लूशिया को बताता है तो वो काफ़ी टेंस्ड हो जाती है, और वो नहीं चाहती है कि जो चार्ली है वो कभी भी थर्ड लेवल को फिर से ढूंढे। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। अब कुछ टाइम रुकने के बाद वो फिर से अपने स्टैम्प्स जो उसने कलेक्ट किए थे वो उनको देखने के लिए कोशिश करता है। But now we are both looking every weekend because now we have proved that the third level is still there. My friend Sam Wiener disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galsburg। अब उसका जो फ्रेंड होता है सैम वीनर, जो कि उसका साइकेट्रिस्ट होता है, वो अचानक ही गायब हो जाता है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। सॉरी।
लेकिन यहाँ पे जो चार्ली है उसको थोड़ा सा कुछ शक होता है, क्योंकि सैम जो है एक सिटी में रहने वाला इंसान था एंड वो उसको गैल्सबर्ग के बारे में बता चुका था. आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट. इन 1894, मतलब यहाँ पे वो सैम के बारे में बता रहा है कि वो शायद सब 1894 में पहुँच चुका है. बिकॉज वन नाइट fuzzing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. अब वो यहाँ पे कुछ बता रहा है कि एक रात जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शंस को देख रहा था उसको कुछ मिलता है. अब ना यहाँ पे बता रहा है किसी फर्स्ट डे कवर के बारे में. फर्स्ट डे कवर यहाँ पे व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब भी कोई न्यू स्टैम्प को इशू किया जाता था, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते थे तो वो स्टैम्प को ख़रीदा करते थे. एंड यूज स्टैम्प टू मेल एनवेलप्स टू दैम सेल्फ, वो क्या करते थे, उन्हीं स्टैम्प को एनवेलप्स पे लगा के अपने आप को ही मेल कर देते थे ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल. ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल मतलब जिस दिन वो जो स्टैम्प होता था उसको लॉन्च किया जाता था, तो उसी दिन जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो स्टैम्प खरीद लेते हैं और एक ब्लैंक एनवेलप पे उसको लगा कर अपने आप को ही मेल करते हैं. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. अब क्योंकि वो उसको मेल करते थे तो ऑब्वियसली उस पर एक सील लगाई जाती होगी जो कि पोस्ट ऑफिस की होती होगी, तो वो एक पोस्ट मार्क यहाँ पे कहा गया है. तो उसको लगाने के बाद वो प्रूफ उसमें एक डेट लिखी जाती है, तो उससे पता चलता है कि किस डेट पे ये पोस्ट किया गया था. द एनवेलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, तो उस एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता था. दे आर नेवर ओपन, अब उन एनवेलप्स को कभी नहीं खोला जाता था, तो इस तरीके से ही उन स्टैम्प्स को कलेक्ट किया जाता था. भले ही वो एनवेलप अपने आप को मेल ज़रूर करते थे लेकिन उस एनवेलप को खोलते नहीं थे. दे वर नेवर ओपन. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there, but there it was. अब उसको कुछ उन एनवेलप में से कुछ एक ऐसा एनवेलप मिल जाता है जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन स्टैम्प कलेक्शन में वो रखा हुआ था. It was there because someone had mailed to it to my grandfather at its home in Galsburg. वो एनवेलप उसमें इसलिए था क्योंकि वो किसी ने उसके ग्रैंडफादर के, मतलब चार्ली के ग्रैंडफादर पे उसको मेल किया था और उनके ग्रैंडफादर का घर गेल्सबर्ग में था. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. अब क्योंकि उसमें डेट लिखी हुई थी तो उससे समझ में आ रहा है कि वो जो मेल किया गया था वो जुलाई 1894 में किया गया था. द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन उसको बिल्कुल भी याद नहीं था कि कब आया था. द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन. वो बता रहा है कि वो जो स्टैम्प था वो 6 सेंट का था. सेंट मतलब यहाँ पे उसकी करेंसी है. डल ब्राउन, और वो डल ब्राउन कलर का था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. और उस स्टैम्प पे जो पिक्चर बना हुआ था वो प्रेसिडेंट गारफील्ड का था. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर. तो इसलिए वो नेचुरली तरीके से बात कर रहे हैं कि हाँ, तो ये बात तो नेचुरल है कि जब वो एनवेलप ग्रैंडफादर के एड्रेस पे आया था इसलिए वो उनके कलेक्शन में था, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर को भी स्टैम्प कलेक्शन करने का शौक था. टिल आई टुक इट out and opened it. The paper inside wasn't blank, it read. लेकिन जो उसके अंदर पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, वो अब उसको पढ़ने लगता है. 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894. चार्ली, मतलब ये जो लेटर था ये चार्ली के लिए था. आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट. अब जो भी इंसान वो बता रहा है कि काश मैं विश्वास कर सकता लेकिन तुम सही थे, लेकिन अब वो यहाँ पे बिलीव करने लगा है कि हाँ तुम सही थे. एंड चार्ली, इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एज द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड. कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसिया, कीप लुकिंग स्टिल, यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. अब यहाँ पे जो भी ये लेटर लिख रहा है वो बता रहा है कि उसने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है. अब देखो यहाँ पे लेटर को लिखता, पहले देखते हैं. द नोट इज साइंड सैम. सैम जो अब इतने टाइम से गायब था वो भी कहाँ, थर्ड लेवल पर पहुँच चुका है. वो बता रहा है कि वो थर्ड लेवल वहाँ पहुँच गया है और वो पूरे 2 weeks से वहाँ पर प्रेजेंट है. और वो वहाँ के एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है कि वहाँ पर स्ट्रीट पे ही कोई
डेलीज स्ट्रीट, एट द डेलीज पे जो एक स्ट्रीट है वहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है, वो लोग वहाँ पे गाना भी गा रहे हैं। गाने का नाम हमें बताया गया है सीइंग नेली होम। वो बता रहा है कि वहाँ पे उसको इनवाइट किया गया है लेमनेड के लिए। लेमनेड मतलब एक जो ड्रिंक होता है लेमन से बना हुआ। अब वो यहाँ पे चार्ली और लूशिया, मतलब चार्ली और उसकी वाइफ लूशिया को भी वहाँ पर इनवाइट कर रहा है और वो उनको सजेस्ट कर रहा है कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। वो बताता है कि थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। अब ये सैम जो चार्ली की बातों पे कभी बिलीव नहीं करता था, अब वो खुद भी एक थर्ड लेवल स्टेशन पे मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है और वहाँ पे हर एक चीज़ को फील कर रहा है। क्योंकि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुँच चुका है तो दैट मीन्स वो 19th सेंचुरी में है। तो इसलिए वो ये लेटर जो है वो बहुत पहले नहीं लिखता, उसने ये लेटर अभी ही लिखा है। अब क्योंकि उस टाइम पे जब वहाँ पे उसने पोस्ट मास्टर से या पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट मार्क लगाया होगा तो उस टाइम पे वो डेट उसी टाइम की होगी जो कि जून 1894 की थी। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. अब जब वो स्टैम्प को देखता है एंड कॉइन स्टोर, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, अब जो ये चार्ली है वो फिर से कॉइन स्टोर पे जाता है और वहाँ जाके उसको पता चलता है कि सैम ने पूरे $800 जो है उसको ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराया था। डेट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस स्टिल है, और वो क्योंकि वो पैसे लेकर वहाँ पहुँचा है तो जिसकी वजह से वो वहाँ पर सेट हो चुका है। Little hay, feed and grain business. He always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. मतलब ये सारा जो बिजनेस है वो पहले किया करता था ग्रेन का, एंड वो ये हमेशा से ही करना चाहता था। Not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business. Why? Sam was my psychiatrist. अब वो बता रहा है कि लेकिन वो गेल्सबर्ग में तो नहीं करना चाहता था, तो फिर क्यों गया वो वापस वहाँ पे। फिर वो बोलता है कि क्यों किया उसने ऐसा, क्योंकि सैम जो उसका अच्छा फ्रेंड ही नहीं बल्कि वो एक साइकेट्रिस्ट भी था। और यहीं पे इसी नोट के साथ ये जो स्टोरी है यहाँ कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।